हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद डाबी और मैं अपने जो सर्वे लेक्चर्स चल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि अपने जो इसमें जो टॉपिक्स है वो उनको कवर करते हुए चलेंगे अपन। सो आज मैं आपके लिए ये इसके कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो कि अपन ने पढ़ भी रखे हैं, और जो नहीं है वो भी मैं जो नए चैप्टर्स हैं वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दो IAS 2004 में आ रखा है ये क्वेश्चंस। तो अपना ये क्वेश्चंस है कि मैच लिस्ट वन टाइप्स ऑफ सर्वे गिवन है अपन को, और उसमें इसका जो पर्पस है कि सर्वे क्यों करते हैं वो अपन को इसमें बताना है। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये बता रखा है कि टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। रिकग्नाइज सर्वे मैंने आपको नहीं बताया था, ये मैं आज आपको बता दूंगा। बट मैंने आपको ये तीन कैडेस्ट्रल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे ये बता रखा है। अगर ये तीन भी आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे, उस दिन मैंने जो बात की थी, टोपोग्राफिकल सर्वे जब कोई स्ट्रक्चर मैन मेड या हम बनाते हैं, जिस मैन मेड स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या कोई नेचुरल मैन मेड या नेचुरल मैन मेड और नेचुरल, जब कोई मैन मेड और नेचुरल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मैन मेड और नेचुरल स्ट्रक्चर, तब अपन टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। मतलब यानी कि अब इसमें ऑप्शन देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच खा रहा है। अपन को नॉलेज है इस बात का, तो अपन देख सकते हैं टू डिटरमाइन बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इन हाउस, ये नहीं है। तो फाइंड जो रिलिक्स एंड एंटिक्विटीज़, ये भी नहीं है। डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स लिखा है ना, नेचुरल फीचर्स ऑफ अ कंट्री। नेचुरल फीचर्स का मतलब ही यही होता है कि नेचुरल जो चीज़ें बनी हुई है, ठीक है, उनका सर्वे करना। कंट्री के अंदर करो, होल वर्ल्ड में कहीं पे भी ये कर सकते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, तो अदर कंट्रीज़ में कोई जगह, पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है। सो अपना इसमें से ये पॉसिबिलिटी, रफ चांस ये भी नहीं है। तो अपना जो फर्स्ट टोपोग्राफिकल सर्वे है उसका हो जाएगा थर्ड। उसके बाद रिकग्नाइज सर्वे, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि पहले आप इस तीन के हिसाब से कैसे कर सकते हो, इन तीन ऑप्शन की हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। जनरली अगर आपको चार ऑप्शन में से दो या तीन भी आते हैं तो वो क्वेश्चन आपका लगभग सही हो जाता है। ठीक है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे अपन ने पढ़ा था। कैडेस्ट्रल सर्वे बाउंड्री मार्क करने के लिए काम आता है, प्रॉपर्टीज बाउंड्री के लिए। तो डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, प्रॉपर्टी की बाउंड्री के लिए इसको करते हैं। तो अपना सी का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब ये होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, कि जब अपन किसी ओल्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन से ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो यहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर सीधा ना देके उसका थोड़ा मतलब कह सकते हैं थोड़ा हार्ड वाला मीनिंग यहाँ पे दिया है, रिलिक्स। इसका मतलब होता है अवशेष, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशेष। अवशेष किसका? जो पुराने ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं अवशेष। ठीक है, अवशेष। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वैसे इंडिया में अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इनका एक अलग से डिपार्टमेंट है, हिंदी में उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे ये अपनी कालीबंगा की खोज, अपन राजस्थान जीके में पढ़ेंगे भी कि कालीबंगा की खोज है जो कि अमलान घोष ने की थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वाले थे। ये ओल्ड स्ट्रक्चर के वो खुदाई करते हैं और उनसे क्या क्या मिलता है उसको पूरा शो करते हैं कि, और वो कब किस टाइम में कौन सी जो सभ्यता थी उसके बारे में ये डिपार्टमेंट बताता है। तो आर्कियोलॉजिकल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीन भी पता है तो चौथा अपने आप पता चल गया कि रिकग्नाइजेशन सर्वे होता है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ रफ कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग सिस्टम टू बी अडॉप्टेड। इसका मतलब ये रिकग्नाइज सर्वे एक प्रिलिमिनरी
सर्वे होता है। कैसा सर्वे? प्रिलिमिनरी, मतलब अपन साइट पे जाके सबसे पहले रिकग्नाइजेंस मतलब आंखों से देखेंगे और आसपास में जो भी अपने पास अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ अपन को चाहिए उस कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर उसके लिए अपन रफ कॉस्ट का एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपन जो सर्वे उस पर करना है उसका जो सर्वे करना है वो अपन अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिकग्नाइजेशन सर्वे में इतना याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप सर्वे में यही है, जो कि लीनियर मेजरमेंट अपन आगे अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि अपना जो फर्स्ट जब भी लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहला अपना ये रिकग्नाइजेशन सर्वे ही अपन करते हैं। मतलब मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि क्या कॉस्ट, कौन सा सर्वे सिस्टम लें और कैसे सर्वे को कम से कम कॉस्ट में करने की कोशिश करें। इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि अपन को कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इसका आंसर हो जाए रफ कॉस्ट। तो अपन को पता है टोपोग्राफिकल का थर्ड ऑप्शन, तो इसमें देखना है आपको थर्ड सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में गिवन है, मतलब आपका सी और डी तो गलत हो गया पहले ही। अब दो ऑप्शन है तो फर्स्ट में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, बी में देखो, अब बी मैंने लास्ट में बताया था, तो आप बोलेंगे मेरे को हमको आता ही नहीं तो कैसे करेंगे। देखो डी में सेकंड दे रखा है, अगर इससे आधा क्वेश्चन तो अपना ये ऑप्शन ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड दे रखा, थर्ड पता चल गया यानी कि डी का सेकंड है, डी का सेकंड अपन को वैसे ही पता चल गया। ठीक है, अब अपन को ये पता लगाना है सी या बी। सी या बी में से अपन को पता था कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे का सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड, और तो बी का अपने आप फोर्थ ही हो गया, बी का रिकग्निशन फोर्थ, यानी कि अपना ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आईएएस में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन को ये अपने को नॉलेज पूरा होना चाहिए, तभी अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ जो अपन ने लास्ट लेक्चर में आरएफ पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और उससे रिलेटेड एक अपने जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर, उसका मैं अभी आपको बता दूंगा कि है क्या ये चीज़। ठीक है, तो वैसे आरएफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरएफ क्या होता है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। इसका क्वेश्चन भी अपन करेंगे, अगले अपन इसी लेक्चर में करेंगे इसका क्वेश्चन भी। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ जो ये कंसेप्ट है वो समझाना चाहता हूँ। तो आरएफ मैंने कल बताया था कि मैप डिस्टेंस अपॉन आरएफ अपना स्केल ही होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का पूरा नाम है। सो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ये मैंने कल आपको समझाया था भी कि मैप डिस्टेंस क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मैप पे अपन डिस्टेंस जो अपना मैप है अपने पास उस पर डिस्टेंस कितना है और रियल में फील्ड में जाकर कितना है, तो उनका रेशियो ले लेते हैं, वही अपना आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज फैक्टर, ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है इसके दो फॉर्मूले हैं। वैसे फॉर्मूला एक ही है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या श्रिंक स्केल कह दो और ओरिजिनल स्केल कह दो। अब भाई ये क्या चीज़ है, कुल मिला के ये चीज़ क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो श्रिंकेज फैक्टर SF या श्रिंकेज रेशियो, इसके दो नाम है, श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, ये श्रंक लेंथ, अब मैंने एक नया वर्ड आया है कि श्रंक लेंथ अपना होता क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या होता है और श्रंक लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो ये अपना श्रंक लेंथ, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा कोई x डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा जो डिस्टेंस है, मान लो ये जो मेरा x डिस्टेंस है। ठीक है, और ये मैप में मुझे गिवन है 100 मीटर्स। कितना गिवन है? 100 मीटर्स। जो मेरा x है वो 100 मीटर गिवन है, लेकिन जब मैं इसको ग्राउंड पे नापता हूँ
तो मुझे इसमें कुछ श्रंक का मतलब होता है छोटा होना, सिकुड़ना, इसको बोलते हैं सिकुड़ना, श्रिंकेज हो जाना, सिकुड़ जाना। तो जब अपने जो रियल अपन ने जो भी मेज़रमेंट किया था, चेन से करो या टेप से करो, ठीक है, वो अपना जो श्रिंकेज हो गया, मतलब वो छोटी हो गई। जब वो छोटी हो जाती है, मान लो तब मैंने उसको मेजर किया और वो y डिस्टेंस थी, कितना y, तो ये भी मेरा 100 मीटर, मतलब ये तो मेरा मैप डिस्टेंस है, मतलब x इक्वल टू गिवन, ये मेरे को गिवन है मैप में कि x इक्वल टू 100 मीटर है। तो मैं ग्राउंड में y नाप रहा हूँ तो ये भी मेरा 100 होना चाहिए था, बट श्रिंकेज की वजह से या तो ये ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जनरली श्रिंकेज में कम ही होता है वैसे, या वैसे फैल भी सकता है, तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये मेरा श्रंक, तो ये तो हो गया मेरा श्रंक लेंथ y, यानी कि ये जब मैंने नापा तो ये थोड़ा सा कम निकला या ज़्यादा निकला, पहले इतना था, मैंने ये इतना निकल गया या इससे कम निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे या तो ज़्यादा हो गया या फिर इसके रेस्पेक्ट में इतना कम हो गया, ठीक है। तो मैं जब इसका रेशियो लूँगा y बाई x हो जाएगा, यानी कि ये अपना श्रंक लेंथ और ये अपना ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ है वो अपन को जनरली गिवन ही होता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या था, या अपन फॉर्मूले में हिसाब से अपन निकाल भी सकते हैं अगर अपन को श्रिंकेज फैक्टर गिवन है तो, ठीक है। यानी कि ये श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये जो x और y है, x ये अपना ये स्केल दे रखी है इसने कि x इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो अपन RF के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको जब x बाई 100 के टर्म्स में लिखूंगा, यानी स्केल के फॉर्म में मैं इस लेंथ को लिख रहा हूँ, ये वाली लेंथ को और ये वाली लेंथ को, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y बाई 100 डिवाइडेड बाई x बाई 100, तो 100 कैंसल आउट हो जाएगा और y बाई x आएगा। इसीलिए मैंने दो फॉर्मूले लिखे यहाँ पे, यानी इसको स्केल के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, RF स्केल मतलब RF के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, मैप डिस्टेंस पर ग्राउंड डिस्टेंस, और इसको लेंथ गिवन है तो लेंथ के हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब ये दो फॉर्मूले लगाकर अपन जब अगर अपने पास y और x है तो इसका स्केल भी अपन मेज़र कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इन दोनों फॉर्मूलों को अपन इक्वल करके भी उसमें जो चारों चीज़ है वो चारों ही चीज़ निकाल सकते हैं। श्रंक लेंथ भी निकाल सकते हैं, इसमें से कोई भी तीन चीज़ गिवन हो एक चीज़ निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और जब अपन को अगर करेक्ट, ठीक है, फिर उसमें अपन को पता चल जाएगा कि श्रंक लेंथ कितना है या श्रंक स्केल कितना है, उसके हेल्प से अपन जो अपन ने ग्राउंड पे कुछ भी मेज़र किया था, जो लेंथ मेज़र किया था, उसका जो करेक्ट लेंथ है ग्राउंड पे वो अपन निकाल सकते हैं। करेक्ट लेंथ ऑन ग्राउंड, यानी कि मेजर्ड लेंथ अपन ने जो आपको गिवन होगा कि मेजर्ड लेंथ कितना है, SF अपन पहले ही निकाल चुके हैं, SF अपन पहले ही निकाल चुके हैं। SF क्या होता है? श्रंक लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर की बात कर रहा हूँ। श्रिंकेज फैक्टर अपने पास आ गया तो करेक्ट लेंथ अपन निकाल सकते हैं। मेजर्ड लेंथ है या नहीं है, करेक्ट लेंथ दे रखा है तो मेजर्ड लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ है और एरिया है, ये L है और ये L इंटू L है, L मान लो, L इंटू B मान लो, ठीक है। तो ये स्क्वायर, अगर अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला और था, वैसे वो बहुत कम पूछा जाता है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर पूछा होता करेक्ट वॉल्यूम ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर SF की पावर जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर में 3 हो जाता। वॉल्यूम सबको पता होगा LBH, मतलब एक डायमेंशन बढ़ गई अपनी, तो एक डायमेंशन तो एक स्क्वायर और लगा दिया अपन ने SF का, ठीक है, जिससे अपना जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा। अब ये मैंने फॉर्मूले बताए हैं। सो नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये SSC JEE 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट है ये क्वेश्चन, कि
ये क्वेश्चन गिवन है अपना 8 क्वेश्चन। अ लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर। कैलकुलेट द श्रंक लेंथ अपन को निकालना है। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप, ओरिजिनल स्केल भी गिवन है आपको, ठीक है। तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ये क्या कह रहा है, जब लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप, ओरिजिनल मैप पे मेरा ये ओरिजिनल लाइन थी, ये मेरी 5 मीटर थी। कितना था, ओरिजिनल लेंथ है, मैप पे गिवन था, ठीक है। ये मेरा कोई भी ए मान लो इसको, और ये मेरा बी मान लो इसको, ओके। ए और बी 5 मीटर था, लेकिन ये श्रंक लाइन हो गई, मतलब छोटी हो गई। मैंने कहा जनरली ये सिकुड़ती है, तो ये 4.6 मीटर हो गई। कितना, जब ग्राउंड पे मैं गया तो ये कितना था, 4.6 मीटर। यानी कि अगर ये बात करूँ मैं, ये 4.6 हो गया, ठीक है। ये ए डैश कर लो इसको, और ये इसको बी डैश कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने यही चीज़ बात की थी कि श्रंक लेंथ गिवन है अपन को, तो सबसे पहले अपन को निकालना क्या है, ओरिजिनल स्केल। तो मैंने आपको एक श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज जो रेशियो है उसका एक फॉर्मूला बताया था कि श्रंक लेंथ जो एस एफ है अपना श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू होता है, अभी जो लास्ट में अपन ने 2 जो फॉर्मूले बताए थे कि आपका श्रंक लेंथ क्या होता है। एक तो श्रंक लेंथ, ठीक है, ये है श्रंक लेंथ, लिख रहा हूँ मैं, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ। और इसके बगल मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था, इसको मैं एक टर्म और मैं कंसीडर वैसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे आएगा आपका श्रंक स्केल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। ये आ गया आपका ओरिजिनल स्केल, ठीक है। मैं सही से ये लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ठीक है। कि श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो श्रंक लेंथ अपना 4.6 गिवन है, और ये हो गया आपका 5 मीटर। और आपको गिवन और क्या है, ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल गिवन है, आपको श्रंक स्केल निकालना, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको जो पता है, तो ये दोनों को इक्वल कर दो आप। श्रिंकेज फैक्टर तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। मैं इसका श्रिंकेज फैक्टर निकाल दो, ये निकाल, दोनों को जब मैं इक्वल करूँगा तो जो अपन को श्रंक स्केल का जो चाहिए मैप का वो आ जाएगा। तो श्रंक लेंथ मेरा कितना है, 4.6, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4.6 श्रंक लेंथ। जो फॉर्मूला कह रहा है उसके हिसाब से करना है। 4 ओरिजिनल कितना है, 5, ठीक है। ओरिजिनल स्केल मैंने हमेशा बोला कि स्केल गिवन है, तो स्केल को अपन हमेशा, ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में, तो अपन उसको जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 सेंटीमीटर cm है, और जब यहाँ पे 80 मीटर गिवन है अपन को, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये 1/8000 हो जाएगा सेंटीमीटर। जब मैं इसको RF के रूप में कंसिडर करूँगा तब ये, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये 1/8000 अपना स्केल जो ओरिजिनल स्केल है वो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, श्रंक स्केल, जो कि अपन को निकालना है। मैं इसको x मान लेता हूँ श्रंक स्केल को, अपॉन डिवाइडेड में ये आ जाएगा 1, अपना जो स्केल है ओरिजिनल स्केल 1/8000, ठीक है। अब मेरे को x निकालना है, तो x इक्वल टू 4.6 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसको सीधा 8000 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा नहीं करना है, ये 1/, में है, तो यहाँ मल्टीपल में जब जाएगा तो भी 1/, में ही आएगा। अगर सिर्फ 8000 होता तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1/8000, तो जब इसका गुणा भाग करेंगे अपन, तो ये तकरीबन आता है 1/, जो मैंने गुणा भाग कैसे कर रखा है, तो 86
6.95, ठीक है। तो अपन ये जानते हैं ये सेंटीमीटर है, और इसका श्रंक स्केल आ गया है, मतलब 8 सेंटीमीटर, यानी कि अपना जो अपने श्रंक जब हुआ तो अपन ने जो मेज़र करना था 5 मीटर की जगह अपने 4.6 ही किया, मतलब कम किया। तो वैसे ही ज़्यादा आना चाहिए था, यानी कि 80 सेंटीमीटर अपने ओरिजिनल स्केल लिया है, तो इस स्केल से तो ज़्यादा ही आएगा। ज़्यादा की स्केल लेंगे तभी वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो 4.6 ये मल्टीप्लाई किया तो 8695 सेंटीमीटर। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि अपना आंसर मीटर में गिवन है, तो 86.95 मीटर आ जाएगा अपना आंसर। ओके, तो ये निकालना था, इसमें कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला याद है तो सीधा अप्लाई करो, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और ईएस का क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखा है, जो 2008 में शायद पूछा गया था कि स्केल से रिलेटेड। तो जनरली अपन को स्केल्स तो आना ही चाहिए, स्केल्स के बिना अपन किसी चीज़ का मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये बेसिक नॉलेज अपन को होना चाहिए कि इंच क्या होता है, फिट क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, मीटर क्या होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। जब यही पता नहीं होगा तो अपन सब गड़बड़ घोटाला करेंगे। सो ये याद रखना है कि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वार्ड स्क्वायर लगा दूँ मैं, तो ये भी 3 फिट पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 फिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फिट, और 1 फिट का आपको पूछे कि 1 फिट में कितना यार्ड होता है, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देना कि 1 फिट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप कर भी सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं एक ही फार्मूला याद रखता हूँ, उससे अपन 2 फार्मूले आराम से 2 या 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो ज़्यादा फार्मूले याद करने से नहीं है, मतलब आप अपनी ट्रिक बनाइए और ट्रिक को याद रखिए, उससे ज़्यादा आपको याद भी रहेगा और आप अच्छे से उसको याद भी रख पाएंगे। तो 1 यार्ड यानी यार्ड है तो 1/3 यार्ड होता है, यानी 0.33 ये आएगा। जब इसको 1/3 करेंगे तो 0.33 यार्ड आ जाएगा। 1/3 यार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3 यार्ड ये भी होता है, मतलब उल्टा भी होता है, ठीक है ना। होता है ना, जब 1 मीटर को अपन 100 सेंटीमीटर लिखते हैं तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिखते हैं। तो जो यूनिट कन्वर्जन है ये छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे दोनों में होता है, ठीक है। ये 1 मीटर अपन को ये पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 mm होता है, मतलब 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ये भी आप लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली इतना सबको पता ही होता है, लेकिन 1 मीटर इक्वल टू, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फिट में इसको मीटर में बदलते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3.28 मीटर फिट होता है, सॉरी। तो 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 है, मैंने 4 तक लिया है, लगभग अपन 28 तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। 3.28 फिट। अब 1 मीटर में यार्ड कितना होता है, यानी कि अपन को यहाँ पर ऊपर लिखा है कि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फिट, यानी 3 फिट से ये ज़्यादा है तो 1 यार्ड से ये कुछ ज़्यादा होगा, तो 1.09। आप इससे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कि 1 मीटर में कितना यार्ड होता है, तो इतना यार्ड होता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। यार्ड, वैसे यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं, ठीक है। फिट को फिट ही कहते हैं, मीटर मीटर ही कहते हैं अपन, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो एक है 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको mm में भी कर सकते हैं तो 25.4 mm हो जाएगा 1 इंच। 1 इंच तो, और 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच। अब आपसे मैं ये पूछ लो कि 1 मीटर में 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं, तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 फिट में अपने 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो 3 फिट में कितने हो जाएंगे, 3 × 12 तो 36 इंच हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एक की हेल्प से अपन दूसरे भी निकाल सकते हैं डायमेंशन। और 1 हेक्टेयर ये तो जनरली अपन यूज़ करते हैं, पूरी सिविल इंजीनियरिंग में काम आएगा, तो आपको याद रखना है 10⁴ मीटर्स, 10⁴ है, ये 10⁴ है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको 10⁴ मीटर,
तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁴ मीटर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर मीटर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ओनली 1 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी की और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा लीनियर मेज़रमेंट में उसमें बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको उतना ही जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा फर्स्ट चैप्टर ही मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। क्योंकि जो अभी मैं आपको फालतू बहुत सारी चीज़ पढ़ा दूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आपको आधी चीज़ भूल भी जाओगे। तो अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ो, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँ तो वो नेक्स्ट में पढ़ना। क्या है कि इतनी यूनिट आपको याद आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको आसानी रहेगी और भी जो दूसरी यूनिट्स हैं उनको याद करने में, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन IES में आ रखा है। IES में ये क्वेश्चन आया था IES 2008 में, क्या स्केल ऑफ 1 इंच इक्वल टू 50 फीट, क्या गिवन है, स्केल गिवन है 1 इंच इक्वल टू 50 फीट इज मैंशनड ऑन ओल्ड मैप, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। अब ये देखो मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है IES 2008 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये इसमें बहुत हार्ड पूछते हैं, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बेसिक सवाल ज़्यादा पूछते हैं IES में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये IES में, और ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इसीलिए अपना जो अभी नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आ भी सकता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये SSC JEE में पूछा भी गया है शायद, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मैं आपको बता दूंगा। ये वैसे ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कुल मिला के ये है कि अपन को चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इंच और फिट की बात चल रही है, तो एक फिट में कितने इंच होते हैं ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, या चलो मैं आपको नेक्स्ट लास्ट वाले में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होते हैं, कितने होते हैं 12, अपन ने पढ़ रखा था 12 इंच होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 12 इंच। अब इसने क्या है 1 इंच इक्वल टू 50 फीट स्केल ले रखी है, ठीक है। फिट इंच और इंच को बदलना है सेंटीमीटर, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 इंच इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपके पास 2 मेथड है, लेकिन 2 मेथड है, मेथड 1 भी है, मेथड 2 भी है। मेथड 1 आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 इंच को डिवाइड यहाँ पे इंच की जगह मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, फिट को फिर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कैलकुलेशन गड़बड़ा आ सकता है। अगर क्या है कि अगर ये क्वेश्चन सीधा JEE में पूछते हैं, SSC की बात कर रहा हूँ या अदर स्टेट JEE में, जहाँ पे अपन कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ये अपना गलत होने का भी चांस होता है। तो आपको सिंपल वे में करना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में पहले से चेंज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर फिट में को सीधा इंच में करूँगा। फिर क्या है कि ऊपर भी इंच नीचे भी इंच, तो इंच से इंच को अपन सेंटीमीटर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, आपको उल्टा तरीका नहीं अपनाना है। सो अपन फिट 12 इंच होते हैं, तो 50 इंटू 12 50 फिट है, 50 फिट यानी कितना हो गया 12 फिर 600 600, ठीक है। यानी कि इसको स्केल के फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ये मेरा इंच है, ठीक है, ये मेरा इंच है, और ये मेरा 600, ये 600 भी इंच में आ गया, 600 इंच, 600 इंच, ओके। तो ये 600 इंच आ गया जब, तो 1/600 इंच। अब मैं इंच को इसको सेंटीमीटर में बदल सकता आराम से, यहाँ पे इंच में कितना होता है, सो मैं मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेता हूँ 2.54, तो नीचे भी इंच को मैं जब सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 2.54 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका 1
मीटर, सॉरी 1 जो आपका सेंटीमीटर है वो आ रहा है 600 सेंटीमीटर के इक्वल, और आपको गिवन क्या है, मीटर में आंसर है, तो इसको 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपका 6 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप ये ऐसा कर देते कि यहाँ पे भी इंच से सीधा सेंटीमीटर लिख देते तो आपको 2.54 का फिर मल्टीप्लाई करना, सॉरी जो यहाँ पे फिट को फिर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, फिर उसका गुणा भाग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सिंपल मेथड है आपको, तो आपको नीचे वाली चीज़ जो ऊपर गिवन है उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब जो डायमेंशन ऊपर गिवन है उसमें नीचे वाला कन्वर्ट करो, फिर क्या ऊपर नीचे जब सेम होती है कोई भी यूनिट्स, फिर उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, क्योंकि फिर जितना भी जो ऊपर कन्वर्ट होगा उतना का उतना नीचे होगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए सेम टू सेम रहेगा। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर आ गया है, यानी कि ऑप्शन में अपन देखेंगे तो बी ऑप्शन गिवन है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो अपना स्केल वाला पोर्शन रह गया है उसकी बात करेंगे, और स्केल से रिलेटेड मैं आपके लिए IAS और SSC JEE और उसके क्वेश्चन भी ले आऊँगा, और उसी फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, और अपन ये चैप्टर अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अपना सिर्फ अभी वही चीज़ बचा हुआ है और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो मैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके आपको लिखवा दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर्स को देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आपको कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस और कुछ हटके कुछ नया तरीका मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो और शेयर तो करना ही है आपको, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले आपका रेस्पॉन्स ही सब कुछ है दोस्तों, जितना आप रेस्पॉन्स करोगे उतना मुझे ज़्यादा बल मिलेगा ऐसे वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में बने रहिए। आपको मैं जितने भी स्केल्स हैं अपना रेट्रो, जैसे डायरेक्ट वर्नियर्स के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आपको, वर्नियर्स जो रेट्रोगेट, डायरेक्ट वर्नियर्स, इनडायरेक्ट वर्नियर, एक्सटेंडेड टाइप, ठीक है, और जो स्केल्स होती है अपने डायगोनल स्केल्स, उसके बारे में सब पूरा स्केल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस में अपन लगभग उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो लगभग ये आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ये लगभग आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको वो कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो कंसेप्ट ही बता रहा हूँ सीधा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है मैं आपको वो इसमें डाल देता हूँ, और वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक ही टाइप के 1000 क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि 1000 टाइप से अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो ही फ़ायदा है। एक ही टाइप का इसी टाइप के 4 क्वेश्चन करने से ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 3-4 कर लो, लेकिन इसी टाइप के आप किए जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही वास्ट है, तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और जो एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं उन पे ही ज़्यादा ध्यान फोकस करना है, ठीक है। और सबसे पहले स्ट्रेटेजी में यही है कि आपको ओल्ड पेपर देखना ही देखना है। ओल्ड पेपर देखने के बाद ही आप कुछ आइडिया लगा पाओगे कि किस चैप्टर से कौन सा मटेरियल अपन को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के लिए। और मैं जो इतना बता रहा हूँ ना, आप अगर एक रफ़ कॉपी भी बना देते हो उसमें थोड़ा वो, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो लिख भी देते हैं ना, तो उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इतना ही पूछते हैं, वो मेन चीज़ ही आपसे पूछते हैं, ठीक है। और ये वाला चैप्टर ऐसा है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। जो लास्ट अपना एग्ज़ाम हुआ था SSC JEE का 2, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे उसमें वो मैं एक तो आपको करवा भी चुका हूँ शायद, ठीक है, वही जियोडेटिक वाला पूछा था, वो कर्वेचर अपन लेते हैं या नहीं, वो क्वेश्चन तो, और वो बस यही क्वेश्चन एक पूछा था, और